गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है क्लास 8th हिस्ट्री के अध्याय 5 भारतीय समाज में नए विचार, जिसके अंतर्गत देखो क्या बोला जा रहा है, भारतीय समाज में नए विचार। तो भारतीय समाज के प्रवर्तक कौन कौन थे, इन्होंने क्या क्या बलिदान दिए, कौन कौन क्या क्या कार्य किए, इन्हीं के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे आपने नाम सुना होगा गुरु घासीदास जी, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, ज्योतिबा फुले, पंडित रामाबाई सरस्वती, पंडित सुंदरलाल शर्मा। इन्होंने हमारे भारतीय समाज के लिए क्या क्या प्रेरणा दी है, इसके ही बारे में आज हम इस अध्याय में चर्चा करेंगे। कि भारतीय समाज में समाज सुधारक में पहला नाम आता है, जो कौन थे, गुरु घासीदास जी। तो देखिए कौन थे, तो देखिए गुरु घासीदास जी छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध समाज सुधारक एवं संत थे। उनका जन्म 18 दिसंबर 1756 ईस्वी में रायपुर जिले में, अर्थात वर्तमान में बलौदाबाजार जिला है ना, के गिरोधपुरी गांव में हुआ था। उन्होंने तपस्या के द्वारा सत्य का ज्ञान प्राप्त किया और सतनाम पंथ चलाया। वे सत्य को ही ईश्वर का रूप मानते थे। उनके विचार में सभी जाति और धर्म क्या थे, समान थे। अब इसमें एक और प्रश्न उठता है कि ये किस समय की बात है, तो यह 19वीं शताब्दी की बात है, जब देश के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक क्षेत्रों में अनेक नए विचारों का प्रसार हुआ। नवजागरण का मुख्य प्रभाव सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रों पर ही था। अब इसमें एक और प्रश्न उठता है, क्या यह नवजागरण क्या है। तो देखिए नवजागरण होता क्या है। इस समय का लगभग पूरे भारत में अंग्रेजों का क्या था, शासन था। उन्होंने शासन में सुविधा रखने के लिए अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की। अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को ही पश्चिमी देशों की स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, लोकतंत्र, तार्किकता तथा वैज्ञानिकता जैसे आधुनिक विचारों का परिचय मिला। ये विचार पश्चिमी आधुनिक सभ्यता के आधार थे। लोगों ने समाज में फैले आडंबर, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, जाति प्रथा जैसे दोषों में सुधार की जरूरत समझी। इसलिए सामाजिक सुधार के साथ साथ आर्थिक सुधारों के लिए भी उपाय होने लगा। इसके अंतर्गत प्राचीन धर्म ग्रंथों एवं दर्शन शास्त्रों के अध्ययन पुनः शुरू हुए। इन ग्रंथों के प्रमाणों के आधार पर सामाजिक एवं धार्मिक दोषों में सुधार हेतु अनेक नए नए विचार किए गए। इन विचारों को प्रभावशाली लेखों और प्रवचनों के द्वारा आम जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया गया, ताकि उनमें भी नवजागरण आ सके। इस प्रकार तत्कालीन भारत की आधुनिकता के लिए शुरू हुई इस वैचारिक धारणा को ही भारतीय नवजागरण या भारतीय पुनर्जागरण भी कहा जाता है। अब देखिए 19वीं शताब्दी में ही भारत में विभिन्न समाज सुधार के कार्यों की शुरुआत हो चुकी थी। तभी एक और प्रश्न उठता है कि समाज सुधार के कार्यों की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से हुई थी। तो बंगाल, ठीक है, पंजाब, महाराष्ट्र आदि प्रांतों के मध्यवर्गीय लोगों द्वारा हुई थी। ये लोग अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा जैसे विचारों से अवगत हुए थे। ठीक है, तो ये भारतीय समाज में भी नए सुधार और विचार लाना चाहते थे। बंगाल में राजा राम मोहन राय द्वारा समाज सुधार हेतु पहला कदम उठाया गया, इसलिए उन्हें पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। वे चाहते थे कि भारत के अन्य लोग भी पश्चिमी देशों की आधुनिकता के बारे में जान सके, इसलिए उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया। उन्होंने कलकत्ता में एक अंग्रेजी स्कूल चलाया और वेदांत कॉलेज की स्थापना की। देखिए इसमें एक और कौन सा आता है, राजा राम मोहन राय ने कौन से कॉलेज की स्थापना की थी, तो वेदांत कॉलेज की स्थापना की। तो राजा राम मोहन राय ने समाज सुधार हेतु विभिन्न धर्म ग्रंथों जैसे बंगला भाषा में अनुवाद किया, ताकि स्थानीय लोगों में भी इन ग्रंथों का सही ज्ञान प्राप्त कर सके। उन्होंने सुधार कार्यों में तेजी लाने के लिए 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की। उन्होंने इस मंच के माध्यम से मूर्ति पूजा एवं आडंबरों का विरोध किया। इसी तरह पंजाब में दयानंद सरस्वती ने सन 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। तो देखिए आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, ये एक और प्रश्न उठता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। इसके माध्यम से मूर्ति पूजा, आडंबरों, छुआछूत एवं अन्य धार्मिक अंधविश्वासों का विरोध किया गया। इन सुधारों का विचार था कि नारी सुधार के बिना समाज सुधार क्या है, अधूरा है। अब देखिए उस समय नारियों की स्थिति क्या थी, बहुत ज़्यादा खराब थी, क्योंकि
19वीं शताब्दी के शुरुआत में नारियों की स्थिति बहुत ही खराब थी। बाल विवाह प्रथा के अनुसार बचपन में ही लड़कियों का विवाह हो जाता था। कम उम्र की लड़कियों का विवाह अधिक उम्र के पुरुषों से कर दिए जाने के कारण कितनी ही लड़कियां बचपन में विधवा हो जाती थी। अधिकांश स्थानों में विधवा को अपने मृत पति के साथ ही चिता में जला दिया जाता था, ठीक है, जिसे सती होने के लिए विवश किया जाता था। जीवित विधवाओं को एक समय का भोजन, सफ़ेद कपड़े और अशुभ की संज्ञा के साथ कष्टमय जीवन व्यतीत करना पड़ता था। इसके अलावा उस समय बहुविवाह प्रथा के अनुसार, मतलब बहुविवाह अर्थात क्या बोला जा रहा है कि एक पति की कई पत्नियां, बहुविवाह मतलब एक पति की कई पत्नियां होती थी। अक्सर कन्या के जन्म को अशुभ मानकर उनका वध कर दिया जाता था। दहेज प्रथा के कारण गरीब लड़कियों का विवाह नहीं हो पाता था। नारियों को न तो शिक्षा दी जाती थी और न ही विकास का कोई अवसर दिया जाता था। इन सभी कारणों से समाज में उनका अपना कोई भी स्वतंत्र अस्तित्व नहीं था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आज के समाज में महिलाओं को विकास के कई अवसर मिल रहे हैं। ये सब समाज सुधारकों के जोरदार प्रयासों से ही हमारे लिए संभव हुआ है। सबसे पहले राम मोहन राय ने सती प्रथा को बंद कराने के लिए समाज में विचार विवाद का आरंभ किया। देखिए, सबसे पहले क्या बोला जा रहा है कि सती प्रथा को बंद कराने के लिए किसने सबसे पहले कदम उठाया था? तो राम मोहन राय ने कदम उठाया था, ठीक है। इसमें शस्त्रों के प्रमाणों के आधार पर सती प्रथा को अमानवीय एवं धर्म विरुद्ध बताने की कोशिश भी की गई थी, ठीक है। उन्होंने इस अमानवीय प्रथा को बंद कराने के लिए अंग्रेज सरकार से प्रार्थना की। इन्हीं प्रयासों के कारण अंततः सन 1829 में गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को बंद करने के लिए एक कानून लागू किया था, ठीक है। अब देखिए, यहीं पे एक और प्रश्न उठता है, क्या दयानंद सरस्वती ने भी बाल विवाह, कन्यावध आदि प्रथाओं का विरोध किया? उन्होंने विधवा पुनर्विवाह और नारी शिक्षा का भी समर्थन किया था। लेकिन विधवाओं का दोबारा विवाह कैसे संभव हो सका? ठीक है, तब देखिए, उस समय बंगाल में ईश्वरचंद्र विद्यासागर नामक समाज सुधारक हुए। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह को वैध करने के लिए अपना सारा जीवन लगा दिया। उनके इस आंदोलन को बंगाल में व्यापक समर्थन मिला। इसके अलावा महाराष्ट्र में पंडित विष्णु शास्त्री ने स्वयं एक विधवा से विवाह कर समाज में उदाहरण प्रस्तुत किया। रामकृष्ण गोपाल भंडारण ने रूढ़िवादियों के विरोध के बावजूद अपनी विधवा बेटी का पुनः विवाह कराया। महादेव गोविंद रानडे ने भी समर्थन किया। आंध्र प्रदेश में भी वीरेशलिंगम द्वारा विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया गया। परिणाम स्वरूप सन 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून लागू हो गया। देखिए, अब इसमें से एक और प्रश्न उठता है कि क्या 1856 में ही विधवा पुनर्विवाह कानून लागू हो गया था, ठीक है। अब देखिए, केशव चंद्र, अब दहेज प्रथाओं का विरोध कैसे व्यापक हुआ? तो केशव चंद्र सेन, ईश्वरचंद्र विद्यासागर आदि ने बाल विवाह प्रथा के दोषों को बारे में लोगों को क्या किया है? विधिवत समझाया। फिर बहराम जी मालाबारी ने विवाह के लिए लड़के लड़कियों की न्यूनतम आयु निश्चित करने की मांग की। अंततः सन 1929 में शारदा एक्ट द्वारा बालिका विवाह प्रथा में क्या हुआ है? सुधार हुआ। इसके अलावा तो देखिए, 1929 में शारदा एक्ट द्वारा बाल विवाह प्रथा में सुधार हुआ। इसके लिए विवाह के लिए न्यूनतम आयु 14 वर्ष निश्चित की गई, जिसे आज़ादी के बाद लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष कर दिया गया है। इस प्रकार जन जागरण एवं शिक्षा के प्रभाव से बहुविवाह एवं कन्यावध प्रथाएं भी समाप्त होने लगी। साथ ही दहेज प्रथा को भी विरोध होने लगा। इन कुप्रथाओं को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए आज भी पर्याप्त जन जागरण एवं शिक्षा की क्या है? बहुत ही आवश्यकता अर्थात ज़रूरत है, ठीक है। अब देखिए, समाज सुधारकों ने तो नारी शिक्षा के लिए भी बहुत प्रयास किया गया था, ठीक है। लगभग सभी समाज सुधारकों का विचार था कि नारी को शिक्षा देने में उसमें आत्मविश्वास क्या होता है? जागृत होगा। वह समाज में अपनी भूमिका सार्थक ढंग से निभा पाएगी। यह केवल महिलाओं के विकास के लिए ही नहीं, पूरे समाज के विकास के लिए भी क्या था? बहुत ही आवश्यक था अर्थात जरूरी था, जिसके लिए ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों ने सन 1849 ईस्वी में कलकत्ता का बेथन स्कूल खुला। देखिए, कहाँ खोला गया था? तो 1849 ईस्वी में कलकत्ता का बेथन स्कूल खुला। यह बालिकाओं का पहला स्कूल था। अब देखिए, एक प्रश्न उठता है कि बालिकाओं का पहला स्कूल कहाँ और कौन से सन में खोला गया था? तो बालिकाओं का प्रथम स्कूल
कलकत्ता के बैथन में सन 1849 में प्रारंभ किया गया था। तो सामाजिक विरोधों और उपेक्षाओं को सहकर भी लड़कियों ने स्कूल में दाखिला लिया तथा शिक्षा प्राप्त करने का साहस दिखाया। फलतः विद्यासागर ने अनेक बालिका स्कूल खोले। इसी प्रकार उत्तर भारत में दयानंद सरस्वती और उनके आर्य समाज द्वारा बालक बालिकाओं के लिए अनेक स्कूल और कॉलेज खोले गए। इसके अलावा सर सैयद अहमद खां ने भी मुस्लिम समाज के विकास के लिए अलीगढ़ आंदोलन चलाया। उनका विचार था कि लड़कों के साथ साथ लड़कियों भी स्कूल तथा कॉलेजों में आधुनिक शिक्षा प्राप्त करें। अब उस समय महाराष्ट्र में भी नारी शिक्षा के लिए अनेक प्रयास हुए, जिसमें ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई द्वारा पूना में बालिका स्कूल खोला गया। उनमें निम्न जाति की बालिकाओं को विशेष रूप से प्रवेश दिया गया। अब बालिकाओं के लिए न केवल प्राथमिक शिक्षा बल्कि उच्च शिक्षा को भी समर्थन होने लगा। गोपाल गणेश आगरकर ने तो नौकरियां एवं विभिन्न उद्यमों के लिए भी बालिका शिक्षा का विचार रखा गया। हमारे समाज सुधारकों में समाज के संपूर्ण विकास और नारी समस्याओं का स्थायी हल, उन्हें पुरुषों के समान शिक्षा और सामाजिक अधिकार दिए जाने में भी देखा गया है। अब देखिए, नारी सुधार कार्यक्रमों को रूढ़िवादियों का भारी विरोध झेलना पड़ा, फिर भी कई माता पिता ने हिम्मत करके अपनी बेटियों को पढ़ाया। ऐसे ही एक परिवार की बेटी रमाबाई की कहानी सुनिए, क्योंकि रमाबाई का जन्म सन 1856 में हुआ था। उनके पिता अनंत शास्त्री महाराष्ट्र के एक पारंपरिक ब्राह्मण थे। उन्होंने अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाया शुरू किया, उससे केवल घोर विरोध हुआ। उन्हें गांव छोड़कर जाना पड़ा, जंगल में कुटिया बनाकर रहना पड़ा। वहीं पर रमाबाई का जन्म हुआ। अंतः शास्त्री ने अपनी बेटी को भी संस्कृत सिखाई। जब रमाबाई केवल 16 वर्ष की थी तभी उसके माता पिता दोनों का देहांत हो गया। अनाथ रमाबाई और उनका भाई जगह जगह भटकते रहे। किसी ने उन्हें आश्रय नहीं दिया, क्योंकि उन दिनों पढ़ी लिखी लड़की से सब क्या करते थे, कतराते थे। रमाबाई घूमते घूमते कलकत्ता पहुंची। वहां उनका स्वागत हुआ। वहां राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर आदि से प्रभावित कई लोग थे। वे महिलाओं के बारे में नए विचार रखते थे। वहां रमाबाई ने कई जगहों पर संस्कृत में नारी सुधार संबंधित भाषण भी दिए। कलकत्ता के लोगों ने उन्हें पंडिता व सरस्वती की उपाधि दी। अब वे पंडिता रमाबाई सरस्वती कहलाने लगी। उन्होंने विधवा महिलाओं को शिक्षित करने के लिए भी शारदा सदन नामक आश्रम व स्कूल खोला। वे चाहती थीं कि महिलाएं सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में भी खुलकर भाग लें। इस प्रकार 19वीं सदी में नारी सुधार के क्षेत्र में अनेक प्रयास किए गए। ठीक है, मगर इस क्षेत्र में अभी भी बालिका शिक्षा का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ था। ठीक है, अब देखिए, समाज सुधारकों में जाति प्रथा को भी मिटाने का प्रयास किया गया था। तो जाति प्रथा के कारण समाज उच्च जाति और निम्न जाति के 2 वर्गों में बढ़ गया था। देखो, कौन कौन से वर्ग में, उच्च जाति और निम्न जाति के। क्योंकि निम्न जाति वाले मंदिरों में नहीं जा सकते थे, वे कुएं से पानी नहीं भर सकते थे, उन्हें तुच्छ समझा जाता था। रामकृष्ण मिशन जैसी कई संस्थाओं में जाति प्रथा को कड़ी चुनौती दी। ब्रह्म समाज के प्रभाव से महाराष्ट्र में भी परमहंस सभा का गठन हुआ। इसके सदस्य विभिन्न जाति के लोग थे। उनकी बैठकें रूढ़िवादियों से डर से गुप्त रूप से की जाती थी। सन 1865 में उनका पुनर्गठन प्रार्थना समाज में रूप में किया गया, जिसके प्रमुख नेता कौन थे? महादेव गोविंद रानाडे। उन्होंने जाति प्रथा, भेदभाव और छुआछूत की घोर निंदा की। माली जाति में जन्म लेने वाले ज्योतिबा फुले ने तो निम्न जाति के उद्धार के लिए अपना सारा जीवन लगा दिया। अपने प्रयासों में तेजी लाने के लिए सन 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। इस संस्था का मुख्य कार्य निम्न जाति के लोगों की समानता तथा अधिकार दिलाना था। इसने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क करने तथा दलित जाति के पुरुष एवं महिला शिक्षकों की नियुक्ति किए जाने की मांग की। उन्होंने विभिन्न नाटकों एवं लेखों के द्वारा भी जाति प्रथा के विरुद्ध जन जागरण लाने का प्रयास किया। फिर 20वीं सदी में महात्मा गांधी ने भी जाति प्रथा पर चोट की। उन्होंने इसके उद्धार के लिए अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। हमारे छत्तीसगढ़ में भी इन जातियों के उद्धार के लिए पंडित सुंदरलाल शर्मा ने भी अनेक प्रयास किए। उन्होंने सभी जातियों को लोगों को जनेऊ धारण करवाया तथा राजिम के राजूलोचन मंदिर में प्रवेश भी दिलाया। महाराष्ट्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कठिन परिश्रम से इंग्लैंड में कानून की उच्च शिक्षा प्राप्त की और भारत लौटने पर स्वयं को निम्न जाति के उद्धार के लिए क्या कर दिया? समर्पित कर दिया। वे मानते थे कि निम्न जातियों को अपने उद्धार के लिए शिक्षित एवं संगठित होना आवश्यक है, क्योंकि उनको राजनीतिक भागीदारी करना चाहिए। अतः उन्होंने निम्न जाति के लोगों के लिए अलग से निर्वाचन की मांग की। तो भारत में संविधान निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। इस प्रकार अनेक भारतीय समाज सुधार
सुधारकों के विभिन्न प्रयासों से निम्न वर्ग के लोगों की सामाजिक स्थिति में भी सुधार दिखाई देने लगा। परंतु जाति प्रथा को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए आज भी समाज में पर्याप्त जन जागरण की क्या है, आवश्यकता है, अर्थात जरूरत है। यद्यपि सामाजिक एवं धार्मिक सुधारक आंदोलनों का प्रभाव शहरों तक ही सीमित रहा, तथापि सुधारवादियों को ध्यान पूरे देश में